हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए इसमें बताया था प्रोटीन कुपोषण, कि प्रोटीन कुपोषण के द्वारा 2 रोग होते हैं। नंबर 1 होता है क्वाशियोरकोर और नंबर दूसरा होता है मेरस्मस। कौन सा होता है? मेरस्मस। और दोनों रोगों के मैंने आपके लिए क्या बताए थे? लक्षण बताए थे कि भाई क्वाशियोरकोर रोग के क्या लक्षण होते हैं और जो मेरस्मस रोग हैं इसके क्या लक्षण हैं। आपके सिलेबस में मैंने पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में कुपोषण चल रहा है और कुपोषण में नंबर 1 आपको समझाया विटामिन कुपोषण और नंबर दूसरा आपके लिए पढ़ाया था इसमें प्रोटीन कुपोषण। आज चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें नंबर 3 खनिज कुपोषण। कौन सा है नंबर 3? खनिज कुपोषण। तो ध्यान देना, खनिज कुपोषण। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका खनिज कुपोषण। तो सुनना, गौर देना, क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में, यानी विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि जो विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? खनिज होते हैं, और वो हमारे शरीर के जो संचालन है या जो हमारे शरीर की क्या होती है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई बात समझ में? प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना। तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब इनकी कमी हो जाती है, किनकी? खनिज की। क्योंकि आप जानते हैं कि संतुलित भोजन के कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं। संतुलित भोजन जो होता है उसके कितने अवयव होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा आपके लिए बताया था प्रोटीन, नंबर तीसरा वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन और नंबर 6 जल। तो जो खनिज लवण हैं, जिनको हम खनिज तत्व के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें आप जानते हैं जब इनकी हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब इनकी हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो व्यक्ति जो होता है या जो हमारा शरीर होता है उसमें कई प्रकार के विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसने खनिज कुपोषण में कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? खनिज होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं शरीर संचालन में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के क्या होते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में हैंड डालेना खनिज कुपोषण। क्या डालेंगे? खनिज कुपोषण। और खनिज कुपोषण में लिखना कि विभिन्न प्रकार के, कैसे? विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज, ध्यान देना, विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में, किसमें? विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में, यानी जो हमारा शरीर होता है, अपनी बॉडी होती है, उसको सुचारू रूप से चलाने में क्या करते हैं? यानी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे मानव जो शरीर है, मानव शरीर के बारे में कल मैंने बताया था कि सबसे पहले जिसका निर्माण होता है कोशिका से होता है। कोशिका से क्या बनते हैं? फिर ऊतक बन जाते हैं। ऊतक के बाद किसका निर्माण होता है? अंग का। और अंग के बाद क्या बन जाते हैं? तंत्र बन जाते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था आपके लिए पिछली वीडियो में कि जैसे पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। ये सभी तंत्र जो होते हैं, ये सब मिलकर हमारे शरीर का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, ये भी हमारे शरीर के संचालन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई बात समझ में? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे इसमें ध्यान देना, खनिजों में अगर इनकी जब हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो क्या हो जाते हैं? विभिन्न प्रकार के विकार क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिखना तथा इनकी कमी से, शरीर में, किसमें? शरीर में। तथा इनकी कमी से शरीर में,
शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार, यानी शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार या कई प्रकार के विकार क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तथा इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में कि जो विभिन्न प्रकार विकार कह लो उनको रोग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रोग कह देते हैं। कि जैसे आपने पढ़ा विटामिन में, प्रोटीन में भी पढ़ा कि प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं, 2 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं प्रोटीन कुपोषण की वजह से। नंबर 1 कौन सा होता है, क्वाशियोरकोर, और नंबर 2 क्या होता है, मेरस्मस। इसी प्रकार आपने विटामिनों में पढ़ा, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, वेरी हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन रोग हो जाता है। और विटामिन अपनी B3 जिसको हम क्या कहते हैं, नियासिन के नाम से भी जानते हैं, उसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन C जो होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं जिसको, उसकी कमी से यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D जो होती है, विटामिन D कैल्सीफ्लोर के नाम से जानते हैं, उसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन E होती है जिसको हम टोकोफ्लोर के नाम से भी जानते हैं, उसकी कमी से हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर में यानी जो पक्षाघात होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा विटामिन जो K होती है जिसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन, उसकी कमी से हीमोफीलिया, कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। और इसके अलावा क्या हो जाता है, हेमरेज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो खनिज होते हैं, खनिजों का जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, यानी इनकी जो कमी हो जाती है, एक तरह से इनका क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। यानी हमारे संतुलित भोजन में खनिज जो लवण है या खनिज जो अवयव हैं, इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसे हम खनिज कुपोषण के नाम से जानते हैं। और इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो बहुत प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है आपकी खनिज कुपोषण। तो इसमें गौर देना कि जो इसमें 3 तत्वों के बारे में बताया गया है कि लोह तत्व आयरन Fe, आयरन भी कह देते हैं। Fe इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है आवर्त सारणी में, जो इसका परमाणु क्रमांक है वो होता है 26। कितना होता है, 26। आई बात समझ। आयरन जो होता है यानी ये 26वें नंबर पर आता है जो अपनी आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितने नंबर पर है, 26वें नंबर पर आयरन Fe। आई बात समझ, जिसको हम लोह तत्व के नाम से जानते हैं। तो जो लोह तत्व होता है, ध्यान देना कि लोह तत्व होता है हमारे शरीर में, लोह तत्व जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। या हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एक भाग होता है। हमारा जो रुधिर होता है मानव के शरीर में, यानी स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें लगभग 5 से 7 लीटर क्या पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। तो रुधिर जो होता है, रुधिर के निर्माण में सहायक होता है कौन, आयरन। यानी लोह तत्व जो होता है ये रुधिर के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ध्यान देना कि लोह तत्व जो होता है जिसको हम आयरन भी कहते हैं, प्रतीक क्या होता है, Fe। और परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 26। कितना होता है, 26। तो लोह तत्व जो होता है ये क्या करता है, ये एक हीमोग्लोबिन है हमारे रुधिर का, क्या एक भाग होता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन। आई बात समझे। तो हीमोग्लोबिन का क्या एक भाग है। आई बात समझे। या लोह तत्व जो होता है रुधिर के हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एक भाग होता है। आई बात समझे। तो ध्यान रखना कि लोह तत्व जो होता है कि रुधिर जो है अपना, ब्लड जो है, अभी मैंने बताया कि स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 7 लीटर के आसपास क्या पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। तो रुधिर जो होता है, ध्यान देना क्या होता है, रुधिर होता है, रुधिर के हीमोग्लोबिन का क्या होता है, भाग होता है, हीमोग्लोबिन। आई बात समझ। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आई बात समझ। जिस तरह पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, फिर ये छाछा पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पर्णहरित। और पर्णहरित की वजह से, किसकी वजह से, पर्णहरित की वजह से पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं कैसे रंग की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। गाजर जो होता है उसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है।
इसी प्रकार जो हल्दी होती है, हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्या होता है? पीला, क्योंकि इसमें करक्यूमिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन Hb, क्या बोलते हैं इसको? Hb, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। तो रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग है कौन? लौह तत्व। जो आयरन तत्व होता है ये हमारे रुधिर के हीमोग्लोबिन का क्या होता है? भाग होता है। आई बात समझे? रुधिर की हीमोग्लोबिन का क्या होता है? भाग होता है। अब आप जानते हैं, सीधी सी बात है, इसमें चल रही है खनिज कुपोषण, और खनिज कुपोषण का मतलब होता है, कुपोषण की परिभाषा आपने पढ़ी है पिछली वीडियो में, कि लंबे समय तक, ध्यान देना, लंबे समय तक जब हमारे भोजन में या हमारे पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुपोषण के नाम से जानते हैं कि जब हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की या अवयवों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो उसे हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि किसकी कमी हो रही है? खनिज की। और कौन से खनिज की? लौह तत्व की। कौन सी किसकी कमी हो रही है? लौह तत्व की, क्योंकि लौह तत्व हमारे शरीर में क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है। यानी रुधिर जो होता है, रुधिर के हीमोग्लोबिन का एक भाग है कौन? लौह तत्व। अब लौह तत्व जो आयरन का हम क्या कर रहे हैं? भोज्य पदार्थ जो है उसमें आयरन तत्व की कैसी है? कमी है। आयरन जैसे पालक होता है, पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जो हरी सब्जियां होती हैं इनमें सबसे अधिक क्या होती है? आयरन की मात्रा होती है, और उनमें भी जो पालक होता है, पालक में सबसे अधिक लौह तत्व आयरन पाया जाता है। अब माना हमारे भोजन में हरी सब्जियों का कैसा अभाव है, यानी जो हम भोजन, जिस भोजन का हम सेवन कर रहे हैं और उस भोजन में क्या है? हरी पत्तीदार सब्जियों का कैसा अभाव है, तो फलस्वरूप क्या हो जाएगा? फलस्वरूप आयरन तत्व जो है या लौह तत्व है उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो जो लौह तत्व हमारे शरीर में जो कार्य करता है वो कार्य क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो कार्य क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण। हमारे रुधिर में क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण। अब जब हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसा होगा? कम होगा, तो फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या हो जाएगी? रक्तहीनता हो जाएगी। अरक्ता भी कह देते हैं, एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जब लौह तत्व की हमारे शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इसकी कमी से क्या होगा? रक्तहीनता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रक्तहीनता। और रक्तहीनता भी कह देते हैं इसको, अरक्ता के नाम से भी जानते हैं, और या एनीमिया, कौन सा रोग कह देते हैं इसको? एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। तो रक्तहीनता के कारण क्या होता है कि जो हमारा चेहरा होता है, व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है? पीला पड़ जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया लौह तत्व। ध्यान देना, जो इसके लाभ हैं इन तत्वों के, वही उनसे क्या होती हैं? हानियां हैं, वही विकार हैं, वही रोग हैं। तो इससे लौह तत्व हमारे शरीर में क्या करता है कि रुधिर के हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आई बात समझे? हीमोग्लोबिन जिसको हम Hb वर्णक कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आई बात समझ में? अब हमारे भोजन में जो हम संतुलित भोजन, बैलेंस फूड का हम क्या कर रहे हैं? सेवन कर रहे हैं, और उस बैलेंस फूड में क्या नहीं है? खनिज पोषण नहीं है, तो उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? कुपोषण हो गया। और कौन सा कुपोषण है? वो खनिज कुपोषण है। क्यों? कमी किसकी है? खनिजों की कमी है। आई बात समझ में? तो इसकी कमी से क्या होगा? रक्तहीनता हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? रक्तहीनता हो जाएगा। आई बात समझ? और रक्तहीनता के कारण जो चेहरा है, रक्तहीनता के कारण क्या होता है? जो चेहरा होता है अपना, वो क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। आई बात समझ? रक्तहीनता के कारण जो चेहरा होता है, नोट कर लेना नोटबुक में इसको, रक्तहीनता के कारण जो चेहरा होता है, चेहरा क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। पीला पड़ जाता है। आई बात समझ में? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्रिय छात्र छात्राओं। अगला इसमें दूसरा है कैल्शियम। दूसरा तत्व कौन सा है? कैल्शियम। अब कैल्शियम का जो प्रतीक होता है Ca, क्या होता है? Ca, और परमाणु क्रमांक होता है 20। जो आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20। प्रतीक क्या होता है? Ca। तो जो कैल्शियम है, ध्यान देना, जो कैल्शियम तत्व होता है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमें
यानी दूध से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? दूध से। दूध के अंदर ही क्या होती है? प्रोटीन होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन बात करें दूध में भी पाई जाती है, और सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सोयाबीन, जिसका कि वनस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। जैसे आम, अब आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। इसी प्रकार जो सोयाबीन है, सोयाबीन का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। आई बात समझ? तो सबसे अधिक जो प्रोटीन की मैं बात करूं तो सोयाबीन की जो दाल होती है उसके अंदर सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम है वो दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दूध में। आई बात समझ में? किस में पाई जाती है? दूध में। तो कैल्शियम का प्रतीक मैंने क्या बताया? Ca। क्या बताया? Ca। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 20। कितना होता है? 20। तो कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में कि कैल्शियम जो हड्डियां होती हैं, यानी क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। यानी जो हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। आप जानते हैं, ध्यान रखना कि वयस्क व्यक्ति में, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 206। कितनी पाई जाती है? 206। जबकि जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या 280 से कितनी होती है? 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या हो जाता है? बड़ा होता चला जाता है, उसका शरीर का डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो हड्डियों आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ती हुई चली जाती हैं। और वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। आई बात समझ? सबसे अगर बड़ी हड्डी की बात करें तो फीवर, जो जांग में पाई जाती है, फीमर। आई बात समझ? सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? अपनी जांग में पाई जाती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कान के अंदर क्या होती है? स्थित होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई? स्टेपीज हो गई, जो कहाँ स्थित है? कान में। और सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। और वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। जबकि जो शिशु होता है, नवजात शिशु होते हैं, उसमें हड्डियों की संख्या 280 से, कुछ बुकें 3 से भी कह देती हैं, तो इसलिए लगभग 280 से कितनी होती हैं? 300 होती हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना प्रिय छात्राओं, कैल्शियम तत्व चल रहा है। तो कैल्शियम तत्व क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या करता है? हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। आई बात समझ में? और जब हड्डियां को क्या करता है? मजबूत बनाता है। अब हमारे भोजन में कैल्शियम पोषक तत्व की क्या है? कमी है। कैल्शियम पोषक तत्व की क्या है? कमी है। तो इससे जो इसका कार्य है, कार्य क्या कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बना रहा है। क्या कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बना रहा है। अब जो हड्डियों को जब ये मजबूत बना रहा है तो इसकी कमी से क्या होगा? कमी से यही तो विकार उत्पन्न होगा। जो एक कार्य कर रहा है वही कार्य तो प्रभावित होगा। तो कार्य क्या कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बनाना। तो इसकी कमी से क्या होगा? हड्डियां कैसी हो जाएंगी? भंगुर प्रकृति की हो जाएंगी। हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो कमी से क्या होगा? कैल्शियम की कमी से क्या होगा कि जो हड्डियां होती हैं कैसी हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। हड्डियां कैसी हो जाएंगी? कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाएंगी। भंगुर प्रकृति जानते हैं कि हल्का सा चोट देने पर, यानी कोई भी जैसे धातु है या उसमें जब हम हल्का सा क्या देते हैं? चोट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। इस गुण जो होता है, इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता या भंगुर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जब कैल्शियम तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाएंगी। भंगुर का मतलब है कि हल्की सी चोट पर क्या हो सकती हैं? टूट सकती हैं, बिखर सकती हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि इसकी कमी से हड्डियां कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। आई बात समझ? भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। चलते हैं आगे। नंबर तीसरा है इसमें आयोडीन। कौन सा है इसमें नंबर तीसरा? आयोडीन। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, आयोडीन। आयोडीन का प्रतीक होता है आई। क्या होता है? आई।
आयोडीन का प्रतीक क्या होता है आई, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है 53। कितना होता है 53। यानी आयोडीन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है आई, और आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 53। आयोडीन लोह तत्व के 26वें नंबर पर आ रहा है, कैल्शियम 20वें नंबर पर आता है। ध्यान रखना आयोडीन 53वें नंबर पर आता है। लोह तत्व का प्रतीक Fe होता है, कैल्शियम का Ca होता है, आयोडीन का आई होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना आयोडीन जो होती है हमारे शरीर में, यानी आयोडीन जो होती है इसकी कमी से क्या हो जाती है कि जो थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है मंद हो जाती है। यानी आयोडीन जो होती है इसकी कमी से जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है थायराइड, यानी हमारे गले में, हमारा जो गला होता है थायराइड ग्रंथि, गले में जो श्वास नली है, यानी जो गले के अंदर जो श्वास नली स्थित होती है उसके अधर तल में क्या होती है थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्रंथि है। ये 3 ग्रंथियां तो क्या होती हैं अपने मस्तिष्क में। उसके बाद गले में श्वास नली के अधर में कौन सी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि होती है। आई बात समझें? और थायराइड ग्रंथि जिसकी आकृति एच आकार की होती है या तितली के आकार की भी होती है, तितली भी या एच आकार की। तो आयोडीन तत्व जो होता है ये इसकी क्रिया से क्या होगा कि थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया हो जाती है वो क्या हो जाती है मंद पड़ जाती है। यानी आयोडीन की कमी से, जो आयोडीन है इसकी कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया है वो कैसे हो जाती है मंद हो जाती है। कैसे हो जाती है मंद हो जाती है। और जब थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है मंद हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है, कौन सा थायरोक्सिन। कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन की भी क्या हो जाएगी फिर कमी हो जाएगी जब थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कैसी है कम है। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कैसी हो जाती है कम हो जाती है, उसकी सक्रिय भूमिका कैसी हो जाती है कम हो जाती है, या उसकी क्रिया कैसी हो जाती है मंद हो जाती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ध्यान देना थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कैसा स्रावित होगा कम होगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन जब कम स्रावित होगा तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसकी कमी से फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाता है घेंगा रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा घेंगा रोग हो जाएगा। आई बात समझ में? जिसको गलगंड गॉइटर रोग के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और इसकी कमी से क्या होता है थायराइड ग्रंथि क्रिया क्या हो जाती है मंद हो जाती है। यानी आयोडीन तत्व की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है मंद हो जाती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में मैंने बताया कहाँ पर स्थित होती है गले में, तितली के आकार की होती है, श्वास नली के अधर तल में क्या होती है स्थित होती है। अब थायराइड ग्रंथि कार्य क्या करती है कि ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायरोक्सिन जो आयोडीन तत्व क्या है हमारे भोजन में कमी है, तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कैसा स्रावित होगा कम। अब थायरोक्सिन हार्मोन जब कम स्रावित होगा तो फलस्वरूप कौन सा रोग हो जाता है घेंगा रोग उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। घेंगा जिसको हम गलगंड भी कह देते हैं, इसके अलावा इसके गॉइटर रोग के नाम से भी जानते हैं। यानी सामान्यतः क्या लक्षण होते हैं गला क्या हो जाता है सूज जाता है, गला होता है वो क्या हो जाता है सूज जाता है। तो घेंगा एवं गलगंड या गॉइटर रोग के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये हैं आपके खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में ध्यान देना समझना कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं खनिज होते हैं, ये शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं निभाते हैं, तथा इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार क्या हो जाते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं खनिज कुपोषण में महत्वपूर्ण? लोह तत्व, दूसरा कौन सा है कैल्शियम तत्व, और तीसरा कौन सा है आयोडीन। लोह तत्व क्या करता है रुधिर के हीमोग्लोबिन का क्या होता है भाग होता है, और जब इसकी क्या हो जाती है कमी तो रक्तहीनता के कारण चेहरा कैसा हो जाता है पीला पड़ जाता है। दूसरा है कैल्शियम तत्व हड्डियों को क्या देता है मजबूती प्रदान करता है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कैसे हो जाएंगी कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की क्या हो जाती हैं हो जाती हैं। तीसरा है आयोडीन तत्व, प्रतीक क्या होता है आई, क्या करता है आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है मंद हो जाती है। क्या हो जाती है मंद हो जाती है, यानी इसकी कमी से क्या होता है इसकी कमी से
जो थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और जब थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कैसा होगा, कम। तो फलस्वरूप कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, घेंगा या गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये था आपका खनिज कुपोषण। नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।